Hello to everyone. Welcome to Get Concept. So in this session we will discuss some subjective question that are asked in DC machine and transformer paper held in year 2019. So this paper DC machine and transformer जो पहले स्टेट बोर्ड के पुराने सिलेबस में था इलेक्ट्रिकल ब्रांच में सेमेस्टर 4 में, अब यही पेपर सेम पेपर है, सेम सिलेबस है जो सेमेस्टर 3 में न्यू सिलेबस में पढ़ना है। और डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर के नाम से पहले हुआ करता था, अब जो है ये इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर के नाम से है। तो सेम सिलेबस है, तो आई थिंक सेम पैटर्न होगा इस बार भी। क्वेश्चन का जो पैटर्न इस पेपर में है डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर, सेम पैटर्न होगा इस वाले पेपर में। तो इसमें वरी आप नहीं करें कि सिलेबस जो है सेम है, सेमेस्टर पहले 3 में पहले 4 में हुआ करता था, अब 3 में है, तो कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं आएगा। सेम सिलेबस जब है, सेम टॉपिक है, सेम सब्जेक्ट है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, है ना। और यही पैटर्न रहेगा। तो मैंने सोचा है कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस करूं, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, लेकिन सोचा कि न्यूमेरिकल टाइप है तो इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है एट 50 हर्ट्ज a single phase transformer has hysteresis losses of 200 watt and eddy current loss of 100 watt. कोर लॉस एट 60 हर्ट्ज ऑपरेशन विल बी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें मुझे आयरन लॉस बताना है। तो हम जानते हैं कि हमें कैसे अप्रोच करना होता है इस तरह के प्रॉब्लम को, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम को मैंने क्लास में काफ़ी बार करवाया हुआ है। तो देखो हिस्टेरेसिस लॉसेस, अगर हम हिस्टेरेसिस लॉसेस की अगर बात करें तो इसका इक्वेशन आता है A इंटू एफ। तो 50 हर्ट्ज पे ये 200 वाट गिवन है, तो यहाँ से A की वैल्यू निकल जाएगी और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, तो A कितना आ जाएगा, A आ जाएगा 4, ठीक है। एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस जो गिवन है, इसका क्या इक्वेशन बनता है? इसका इक्वेशन बनता है बी एफ का होल स्क्वायर। तो एडी करंट लॉस कितना गिवन है 100 इक्वल टू बी, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बी कितना आ जाएगा 100 बाई 50 इंटू 50, तो ये आ जाएगा 2 बाई 50, दैट इज 1 बाई 25। तो बी कितना आ गया 1 बाई 25 आ गया, ठीक है। बी की वैल्यू जो है 1 बाई 25 आ गई। तो मुझसे क्या पूछा जा रहा है, जब ए और बी कांस्टेंट हम निकाल चुके हैं तो हम किसी भी फ्रीक्वेंसी पे आयरन लॉस निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज गिवन नहीं है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को जब भी हम अप्रोच करते हैं तो वी बाई एफ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज की रेटिंग नहीं है, तो 60 हर्ट्ज पे बस फ्रीक्वेंसी पर ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर पूछ रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेज मेंशन होना चाहिए, यहाँ भी वोल्टेज मेंशन होना चाहिए। और वी बाई एफ अगर कांस्टेंट है, अगर वी बाई एफ अगर कांस्टेंट है तब इस तरह से हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसका भी अलग इक्वेशन है, अलग फार्मूला है। तो चलो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग मान लेते हैं कि वी बाई एफ कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। तो ए और बी, ए 4 है, बी 1 बाई 25 है। तो आयरन लॉस क्या होता है, आयरन लॉस, उसी को हम लोग कोर लॉस भी बोलते हैं, दैट इज सम ऑफ हिस्टेरेसिस लॉसेस प्लस एडी करंट लॉस, दैट इज ए एफ प्लस बी एफ का होल स्क्वायर। ए की जो वैल्यू है वो 4 है। अब ये 60 हर्ट्ज पे पूछ रहा है, ठीक है। अब ये 60 हर्ट्ज पे पूछ रहा है और b की वैल्यू है 1 बाई 25 इंटू फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज पे है, तो 60 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240 प्लस 3600 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो वेट करना, थोड़ा लेके आते हैं, तब तक तुम लोग सॉल्व करो।
कितना आया, ये आ गया 3600 डिवाइडेड बाई 25, 144 आ जाएगा। ठीक है, तो 240 प्लस 144, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें अगर हम 240 ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 384। ठीक है, वाट। तो आयरन लॉस कितना होना चाहिए, 384 वाट। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन डीसी मोटर पर बेस्ड है। ठीक है, ए 220 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर ड्रॉ ए करंट टू 50 एम्पियर फ्रॉम सप्लाई। आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस आर रिस्पेक्टिवली 0.2 एंड 0.1 ओम। कैलकुलेट बैक ईएमएफ एंड मैकेनिकल पावर डेवलप्ड ऑन आर्मेचर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डीसी सीरीज मोटर गिवन है, तो इसका डायग्राम बना लो इस तरीके से। ये एक डीसी सीरीज मोटर है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस गिवन है और यहाँ पे बैक ईएमएफ शो करो। ये आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना गिवन है, दैट इज 0.2 ओम, और सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम शो कर देते हैं सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, इस तरीके से, और सप्लाई से ये कनेक्टेड है। कितना सप्लाई है, सप्लाई है 220 वोल्ट। सप्लाई इज 220 वोल्ट, और सप्लाई से करंट कितना ले रहा है, ये करंट कितना ले रहा है, ये ले रहा है 50 एम्पियर। ठीक है, और ये जो सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस है RSE, ये भी गिवन है 0.1 ओम। ठीक है, तो ये डायग्राम बनाना है। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है और सारी चीज़ों को मेंशन करना है कि क्या क्या चीज़ दी हुई है। ठीक है ना, अब तुमसे पूछ रहा है बैक ईएमएफ निकालने को, तो बैक ईएमएफ यही होता है, बैक ईएमएफ। ठीक है, तो मोटर के केस में ये सप्लाई वोल्टेज है, दैट इज VT। हम लिख सकते हैं VT माइनस E इक्वल टू IA RA। तो हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, बैक ईएमएफ, तो E कितना आ जाएगा, VT माइनस IA RA। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना है 220, आर्मेचर करंट 50, आर्मेचर रेजिस्टेंस, तो ये दोनों रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे, 0.2 प्लस 0.1 दैट इज 0.3। तो ये कितना देगा, यहाँ से बैक ईएमएफ आ जाएगा E इक्वल टू 220 और 50 इंटू 0.3, तो ये 15 देगा, है ना, 15। तो कितना आ गया, 205 वोल्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है बैक ईएमएफ निकल गया, मैकेनिकल पावर। तो चलो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट निकल आया, दैट इज द बैक ईएमएफ, दैट इज 205 वोल्ट। दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है मैकेनिकल पावर। तो मैकेनिकल पावर हम लोग कैसे निकालते हैं, मैकेनिकल पावर कैसे निकालते हैं, दैट इज E इंटू IA, और E कितना है 205 बैक ईएमएफ, और आर्मेचर करंट कितना है 50 एम्पियर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, जब इसको तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10,250 वाट आएगा। ठीक है, 10,250, तो ये देगा 10,250 वाट।
ठीक है, तो ये हो गया मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। दिस वन इज द मैकेनिकल पावर। ठीक है, तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड विल बी 10,250 वाट। तो ये दोनों आंसर हो गए। ठीक है, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल टाइप था, सेकंड क्वेश्चन भी सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप ही हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ए 10 kVA सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, अब ये ट्रांसफार्मर पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा गया है, हैज़ 200 टर्न्स ऑन प्राइमरी एंड 40 टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड। द प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 1000 वोल्ट 60 हर्ट्ज मेन। कैलकुलेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट ऑन फुल लोड। सेकेंड, द मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर। तो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर बना लो। ठीक है, सबसे पहले ट्रांसफार्मर बना लो इस तरीके से। तो देखो, जब भी क्वेश्चन मशीन पर बेस्ड हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर पर हो, चाहे वो डीसी मशीन के ऊपर हो, तो सबसे पहले क्या करो, उसका डायग्राम बनाओ और क्या क्या चीज़ गिवन है ना, वो सब मेंशन करो। जैसे हमने एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाया, इसकी रेटिंग को शो करो कि इसकी रेटिंग गिवन है 10 kVA, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, 200 टन है प्राइमरी की तरफ। तो चलो इसको प्राइमरी मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 200 टन। ठीक है ना, चलो यहाँ सप्लाई शो कर देंगे, सप्लाई भी दे रखा होगा। चलो, नंबर ऑफ टन्स जो है इधर 200 है और उधर कितना है, 40 टन्स है। प्राइमरी इज कनेक्टेड टू 1000 वोल्ट। ठीक है, और सप्लाई जो गिवन है वो कितनी है, 60 हर्ट्ज गिवन है। ये सब गिवन है। आगे कह रहा है कैलकुलेट द प्राइमरी करंट, कैलकुलेट द प्राइमरी करंट एज वेल एज सेकेंडरी करंट। ठीक है, हमें पता है एक डॉट से करंट इन करता है, डॉट कन्वेंशन हमने ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में देखा था क्लास में। एक डॉट से करंट इन करता है, दूसरे डॉट से करंट आउट करेगा। ठीक है, तो इधर का वोल्टेज हमें नहीं पता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से हम इधर का वोल्टेज भी निकाल लेंगे। ठीक है, इधर का वोल्टेज सपोज करो V2 है, तो पहले V2 ही निकाल लेते हैं। चलो, तो K बराबर क्या होता है, N2 बाई N1, हम ये जानते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू V2 बाई V1। तो यहाँ से V2 कितना आ जाएगा, V1 N2 बाई N1। तो यहाँ से V2 इक्वल टू V1 कितना गिवन है, 1000 इंटू N2 बाई N1। तो N2 कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी 40 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी दैट इज 200। तो कितना आ गया, तो 2 इंटू 5 दैट इज 200 वोल्ट। ये कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो V2 आ गया 200 वोल्ट। ये जो वोल्टेज है ये 200 वोल्ट है। अब इसमें पूछा जा रहा है कैलकुलेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट ऑन फुल लोड। ठीक है, प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो एपरेंट पावर गिवन है क्वेश्चन में, एपरेंट पावर गिवन है, तो एपरेंट पावर क्या होता है, V1 I1। ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर केस में हम एपरेंट पावर दोनों तरफ क्या होगा, सेम होगा। तो एपरेंट पावर 10 kVA है, तो 10,000। V1 कितना है, दैट इज द प्राइमरी वोल्टेज 1000 इंटू I1। ठीक है, तो यहाँ से I1 आ जाएगा दैट इज 10 एम्पियर। तो आ गया I1। सेम तरीके से हम क्या करेंगे, सेकेंडरी साइड की तरफ भी इक्वेशन को परफॉर्म करेंगे। तो सेकेंडरी की तरफ वोल्टेज अभी हमने निकाला है 200 इंटू I2। ठीक है, तो यहाँ से I2 कितना आ जाएगा, I2 आ जाएगा 50 एम्पियर। तो I1 आ गया 10 एम्पियर और I2 कितना आ गया, 50 एम्पियर। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट। दूसरा जो पार्ट है वो पूछ रहा है मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर। तो मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है E1 बराबर V1
दैट इज इक्वल टू, अगर हम ईएमएफ इक्वेशन की बात करें, 4.44 F phi m इंटू नंबर ऑफ टर्न्स N1, ठीक है। तो E1 कितना है, वही V1, दैट इज द 1000 इक्वल टू 4.44। फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, ये मैक्सिमम फ्लक्स पूछा जा रहा है। और नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की तरफ कितना है, प्राइमरी की तरफ है नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज 200, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि इस इक्वेशन को तुम प्राइमरी की तरफ ही लगाओगे, सेकेंडरी की तरफ भी लगाओगे तो भी आ जाएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम फ्लक्स दोनों केस में सेम रहेगा, आइदर वी कैलकुलेट ऑन प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 4.44 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 200, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मैक्सिमम फ्लक्स दैट इज 0.01876 वेबर, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया, ठीक है। अगर मिली वेबर में शो करना चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1000 से, तो ये कितना आ जाएगा, 18.76 मिली वेबर, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के ऊपर, जस्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लगा के सेकेंडरी वोल्टेज निकालना था, फिर वहाँ से प्राइमरी और सेकेंडरी करंट निकालना था बाय यूजिंग द एपरेंट पावर, ओके। चलो फिर उसके बाद मैक्सिमम फ्लक्स भी हम निकाली, जब E1 और पता है मुझे, नंबर ऑफ टर्न्स पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, E1 पता है, दैट इज इक्वल टू V1, ठीक है। तो हम मैक्सिमम फ्लक्स की बात कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डीसी मशीन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ए 4 पोल डीसी मशीन रनिंग एट 1000 RPM हैज एन आर्मेचर with 90 slots and 6 conductor per slot. The flux per pole is 10 milliweber. Calculate terminal voltage as DC generator. If coils are lap wound and current parallel path is 100 ampere, calculate electrical power generated, ठीक है। तो देखो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, 4 पोल है, तो देखो कितना पोल गिवन है, 4 पोल है, स्पीड कितनी है, दैट इज 1000 इन RPM। यहाँ पे एक चीज़ मुझे मिसिंग लग रहा है, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, ठीक है ना। आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर लिखा हुआ है लेकिन आर्मेचर रेजिस्टेंस की इन्होंने बात नहीं की है। नंबर ऑफ स्लॉट्स जो है एस, वो है 90, और कितने स्लॉट्स हैं, सॉरी कितने कंडक्टर्स हैं पर स्लॉट, 6। तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हर एक स्लॉट में 6 हैं, तो टोटल 90 स्लॉट्स है, तो 90 इंटू 6 हो जाएंगे, ठीक है। 6 कंडक्टर पर स्लॉट हैं और टोटल 90 स्लॉट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हो जाएंगे 90 इंटू 6 दैट इज 540। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, ठीक है। इतने नंबर ऑफ कंडक्टर्स होंगे। आगे है फ्लक्स पर पोल इज गिवन एज 10 मिलीवेबर, 10 मिलीवेबर। आर्मेचर रेजिस्टेंस भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, आर्मेचर लिखा हुआ है लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो एक मिस्टेक है, ये मिस्टेक है। कैलकुलेट टर्मिनल वोल्टेज एज डीसी जनरेटर, मुझे VT निकालना है, ठीक है। अब देखो VT निकालना है तो मुझे RA चाहिए। इफ़ कॉइल्स आर लैप वाउंड, लैप है, लैप वाइंडिंग है, तो लैप वाइंडिंग में हमें पता होता है कि पैरेलल पाथ जो होते हैं इन केस ऑफ लैप वाइंडिंग वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। यही वेव वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ A = 2 होता है। तो ठीक है, लैप वाइंडिंग है और करंट पर पैरेलल पाथ, ठीक है। तो टोटल जो आर्मेचर करंट हो जाएगा, करंट पर पैरेलल पाथ कितना दिया हुआ है, 100 एम्पियर। टोटल आर्मेचर करंट फिर कितना हो जाएगा, पर पैरेलल पाथ, हर एक पाथ में 100 एम्पियर है। तो लैप में कितने पोल्स हैं, 4 है, तो लैप में A = 4 होता है। तो ये पर पाथ अगर 100 है तो I/A हो जाएगा, है ना। तो 100 तो ये हो जाएगा 1 मिनट,
तो टोटल जो आर्मेचर करंट हो जाएगा, आर्मेचर करंट एक पैरेलल पाथ में 100 है, तो टोटल पैरेलल पाथ कितने हैं, 4 के बराबर होगा लैप वाइंडिंग में, तो टोटल आर्मेचर करंट कितना हो गया, 400 एम्पीयर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट पर पैरेलल पाथ गिवन है ना, हर एक पाथ में 100 एम्पीयर है, हर एक पैरेलल पाथ में 100 एम्पीयर है, तो कितने नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे, 4 होंगे, तो टोटल आर्मेचर करंट कितना बनेगा, 100 इंटू 4 बनेगा। ठीक है, चलो तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ईएमएफ निकाल लेते हैं। तो ईएमएफ कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग द फार्मूला दैट इज phi pn बाई 60, ये हमने इक्वेशन डिराइव किया था, z बाई ए। ठीक है, तो यहां से फ्लक्स पर पोल कितना दिया हुआ 10, अब जो भी वैल्यू दे रखी है उसको पुट करो, ए पी इक्वल टू 4, स्पीड कितनी है, स्पीड है 1000 डिवाइडेड बाई 60, डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, और नंबर ऑफ कंडक्टर्स 540, पैरेलल पाथ 4 के बराबर होगा। ठीक है, पैरेलल पाथ 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ईएमएफ कितना बन जाएगा, ये टेन इंटू 4 इंटू 1000 इंटू 540 60 बाई 4, तो ये आ जाएगा अच्छा, ये मिली वेबर में है ना, 10 मिली वेबर में है। ठीक है, तो इंटू 10⁻³ भी करना होगा, 10⁻³ भी करना होगा, तो इसको सब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 90 वोल्ट। ठीक है, तो बैक ईएमएफ कितना आ गया, ये आ जाएगा 90 वोल्ट। तो ये आ जाएगा 90 वोल्ट। ठीक है, अब तुमसे क्या पूछ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज इन केस ऑफ डीसी जनरेटर। तो वी नो इन केस ऑफ डीसी जनरेटर, ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस वीटी इक्वल टू क्या होता है, आईए आर ए। ठीक है, तो ये तो 90 आया है, टर्मिनल वोल्टेज पूछा जा रहा है इक्वल टू आई ए, तो टोटल करंट कितना, आर्मेचर करंट 400 है। देखो रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, ये मिस्टेक है, तो कुछ एक रेजिस्टेंस एज्यूम कर लो, मान लो 0.2 ओम है। ठीक है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम है, तो इनटू क्या हो जाएगा 0.2, तो यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा दैट इज 90 माइनस, जब इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा 80। ठीक है, तो कितना आ गया 10 वोल्ट। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा 100 वोल्ट। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज 10 वोल्ट आ गया। ठीक है, ठीक है,
चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे टर्मिनल वोल्टेज की, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आ गया, 10 वोल्ट आ गया। देखो यहाँ पे आर्मेचर रेजिस्टेंस गिवन नहीं था, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस अगर गिवन नहीं है तो ये मिस्टेक है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन का मिस्टेक है। तो एक एज्यूम कर लिए कि 0.2 ओम है, तो उस केस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 वोल्ट। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है, ठीक है ना। तो एक जस्ट हम एक वैल्यू लिए कि 0.2 ओम है। चलो, अगर 0.02 ओम रहता तो उस केस में 72 वोल्ट आ जाता, 8 आता, तो 90 माइनस 8 दैट इज 82 वोल्ट, ठीक है, इस तरह से। चलो, तो डीसी जनरेटर के केस में टर्मिनल वोल्टेज आ गया डीसी जनरेटर। अब ये कॉइल सा लैप वाउंड, ये सही है। करंट पर पैरेलल पाथ ये भी गिवन है, ये भी सही है, ठीक है। ठीक, तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड। अब ये पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड कितना होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड। तो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटेड, कितना जनरेटेड हुआ, दैट इज टर्मिनल वोल्टेज इनटू आई ए, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आया, 10 वोल्ट इनटू आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट कितना है भाई, 400 है, तो कितना आ जाएगा, 4000 वाट आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आर्मेचर करंट कितना है, 400 एम्पियर है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक था, आर्मेचर रेजिस्टेंस गिवन नहीं था, तो हमने एक आर्मेचर रेजिस्टेंस एज्यूम किया और उस बेसिस पे हम टर्मिनल वोल्टेज निकाले, ठीक है। तो इस चीज़ का केयर करना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज 800 टर्न्स ऑन प्राइमरी and 200 turns on secondary. The no load current is 2 ampere at a power factor of 0.2 lagging. Calculate primary current and power factor when secondary current is 100 ampere at a power factor of 0.8 lagging. ठीक है, तो इसका अगर फेजर डायग्राम बनाए, अगर ये ट्रांसफार्मर पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो फेजर डायग्राम सबको याद ही होगा। हमने बताया था ये आई नोट है, नो लोड करंट, ये V1 है, ठीक है, ये फ्लक्स है, इसके पैरेलल में जो करंट होता है उसे हम लोग IW बोलते हैं, फ्लक्स के जो पैरेलल में करंट होता है उसे हम लोग I म्यू बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और ये V2 होता है ना, बराबर E2 होता है, ठीक है। चलो, V1 और यहाँ E1 ये अपोज करते हैं वोल्टेजेस को, तो करंट जो है वो लैग करेगा, क्योंकि इंडक्टिव लोड है, लैग करते हुए दिखाया गया है, ठीक है ना, लैगिंग है, तो लैगिंग हम बना लिए। इस तरह से करंट लैगिंग हमें शो करना है, दैट इज द I2। सेकेंडरी करंट लैग कर रहा है कितने एंगल से, phi2 एंगल से, ठीक है। अब इसके सीधे पैरेलल में एक लाइन हम खींच सकते हैं जो कि रिफ्लेक्शन करंट होगा सेकेंडरी का प्राइमरी की तरफ, दैट इज I2 डैश, दैट इज इक्वल टू K इंटू I2, ठीक है, यही होता है, हम जानते हैं। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो टोटल प्राइमरी करंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो टोटल प्राइमरी करंट होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका रिजल्टेंट करंट जो होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी करंट बोलेंगे, यही होगा टोटल प्राइमरी करंट, ठीक है। अब यहाँ देखो I नॉट V1 के साथ एक एंगल बनाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फाई नोट बोलते हैं, ठीक है। अब ये अगर phi2 है तो ये एंगल भी क्या होगा, phi2 होगा ना, ये भी एंगल phi2 होगा। ये फाई नॉट है पूरा, ये phi2 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल माइनस phi2, दैट इज फाई नॉट माइनस phi2, ठीक है। पूरे एंगल में ये एंगल माइनस कर दोगे तो फाई नॉट माइनस phi2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे प्राइमरी करंट निकालना है, ठीक है। तो प्राइमरी करंट का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट
आई नॉट का होल स्क्वायर प्लस आई टू डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 आई नॉट आई टू डैश और इनके बीच का एंगल दैट इज कॉस फाई नॉट माइनस फाई टू, यही तो होगा, फाई नॉट माइनस फाई टू। तो सभी की वैल्यू को लिख लेते हैं। आई नॉट कितना दे रखा है, आई नॉट आई टू डैश ये भी मुझे चाहिए दैट इज के इंटू आई टू, ठीक है। फिर उसके बाद फाई नॉट दैट इज नो लोड पावर फैक्टर कितना दे रखा है दैट इज द 0.2, तो फाई नॉट कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 0.2, ठीक है। उसी तरीके से फाई टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स ये 0.8 है। तो ये सारे एंगल चाहिए मुझे, ठीक है। तो चलो आई नॉट की बात कर लेते हैं पहले। आई नॉट कितना दे रखा है इस प्रॉब्लम में, आई नॉट दे रखा है नो लोड करंट दैट इज द 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर है। के कितना होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 800 प्राइमरी है 200 सेकेंडरी है, तो 200 डिवाइडेड बाई 800 इंटू आई टू, और आई टू कितना है सेकेंडरी करंट 100 एम्पियर, ठीक है। तो इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 25 एम्पियर आ गया। और जब इसको सॉल्व करोगे कॉस इनवर्स 0.2 और कॉस इनवर्स 0.8, तो यहाँ से ये आ जाएगा 78.46 डिग्री और ये आ जाएगा 36.86 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, सारे वैल्यू को पुट करो, सारे वैल्यू को तुम पुट करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, आई नॉट है 2 एम्पियर तो 2 का होल स्क्वायर, आई टू डैश है 25 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 कॉस फाई नॉट कितना है 78.46 माइनस फाई टू कितना है 36.86 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना देगा, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 26.52, ठीक है। 26.52 एम्पियर, तो ये है प्राइमरी करंट, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें प्राइमरी करंट इस क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है। तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक है तो बताना कमेंट सेक्शन में। चलो तो सही है। फाई नॉट फाई टू की वैल्यू को यहाँ पे रख दिए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में ये फेजर डायग्राम था। फेजर डायग्राम हमने क्लास में कई बार बताया कि किस तरह से फेजर डायग्राम बनाते हैं और वहाँ से कैसे चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर पे बेस्ड है 2000 वोल्ट 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर ड्रॉज ए नो लोड प्राइमरी करंट ऑफ 0.5 एम्पियर and absorbs 350 watt. Find the magnetizing and working component of no load primary current. तो अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तुमसे पूछा जा रहा है प्राइमरी और मैग्नेटाइजिंग एंड नो लोड करंट, ठीक है ना। मैग्नेटाइजिंग एंड वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट, ये देखो ये आई नॉट होता है। चलो फेजर डायग्राम ही पहले बना लेते हैं। फेजर डायग्राम भी पूछ रहा है इसमें। ये V1 होता है सप्लाई वोल्टेज, ये फ्लक्स होता है,
ठीक है। और यहाँ पे हम जानते हैं ईएमएफ होता है E2 बराबर V2, ये E1 होता है। ठीक है, तो ये एंगल जो है वो फाई नॉट होता है। इसके फेज में जो करंट होता है उसे IW बोलते हैं, इसके फेज में जो करंट होता है वो I म्यू बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें तुमसे क्या पूछा जा रहा है? सबसे पहले पूछा जा रहा है मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट कैसे निकालोगे? मैग्नेटाइजिंग करंट दैट इज I म्यू, दैट इज I नॉट साइन फाई नॉट। और वर्किंग कंपोनेंट, इसे हम लोग आयरन लॉस कंपोनेंट भी बोलते हैं, IW दैट इज I नॉट कॉस फाई नॉट। ठीक है, ये दोनों करंट तुमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, 350 वाट एक्टिव पावर, 350 वाट इतना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है अंडर नो लोड कंडीशन। ठीक है ना, तो ये किस वोल्टेज के द्वारा होगा? ये V1 के द्वारा होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब पावर जो होगा वो V1 इंटू कौन सा करंट लोगे? IW, जो उसके फेज में होगा I नॉट। तो ये कितना गिवन है? ये गिवन है 350, और प्राइमरी वोल्टेज कितना है? 2000। तो यहाँ से IW आ जाएगा। ठीक है, दैट इज 350। तो यहाँ से IW तुम निकाल सकते हो, दैट इज 350 डिवाइडेड बाई 2000। ठीक है, 350 डिवाइडेड बाई 2000, तो 0.175। ये कितना आ गया? 0.175 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो IW कितना हो गया? I नॉट, ये हम जानते हैं IW इक्वल टू I नॉट कॉस फाई नॉट। तो जब मुझे IW पता है दैट इज 0.175, तो हम कॉस फाई नॉट की बात कर सकते हैं, क्योंकि नो लोड करंट प्राइमरी करंट का कितना दिया हुआ? 0.5 एम्पियर। तो 0.5 इंटू कॉस फाई नॉट इक्वल टू 0.175। ठीक है, तो यहाँ से कॉस फाई नॉट कितना आ जाएगा? दैट इज 0.35। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.35। तो यहाँ से तुम साइन फाई नॉट की भी बात कर सकते हो, दैट इज अंडर रूट 1 माइनस 0.35 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.93। 0.93 एक बार चेक करना। और 0.35 ठीक है, 93 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात कर सकते हैं, क्या क्या बात कर सकते हैं? मैग्नेटाइजिंग करंट की बात कर सकते हैं। ठीक है ना, मैग्नेटाइजिंग करंट कितना होगा? I म्यू इक्वल टू I नॉट साइन फाई नॉट। ठीक है, तो I नॉट कितना है? 0.5, और साइन फाई नॉट कितना है? 0.93। तो 0.5, तो कितना आ जाएगा? ये 0.46 एम्पियर आ जाएगा। दिस इज मैग्नेटाइजिंग करंट। तो मैग्नेटाइजिंग करंट पूछा जा रहा था, तो ये 0.46 है। और IW कितना है? IW दैट इज द आयरन लॉस करंट, दैट इज 0.175। ठीक है, 0.175, ये 0.175 एम्पियर। ठीक है, ठीक है। तो वेक्टर डायग्राम भी बन गया और मैग्नेटाइजिंग एंड वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट भी निकल गया। तो बेसिक सा क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर पर बेस्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप है, तो सोचिए कि इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फॉर ए 6 पोल ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ये क्या होता है? नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज ए, लैप वाइंडिंग के केस में 2 into P होता है ना, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन केस ऑफ
ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग। तो ये A इक्वल टू 2P होता है, तो 2 पैरेलल पाथ कितना है, सॉरी नंबर ऑफ पोल्स कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 12। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी C, दैट इज 12। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो सारे कंसेप्ट जो है हमने क्लास में ही डिस्कस कर लिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है तुम एक्सेप्ट कर सकते हो तुम्हारे सेमेस्टर एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये पेपर डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर सेम सिलेबस के नाम से तुम्हारे ओल्ड सिलेबस में था, दैट इज़ 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। अब यही चीज़ जो है थर्ड सेमेस्टर में अब यही चीज़ थर्ड सेमेस्टर में है बाय द नेम इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ठीक है, तो एक आइडिया दे दिए किस तरह का क्वेश्चन में एक्सेप्ट तुम कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो सेमेस्टर एग्जामिनेशन में। अगर इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे ये पूछता कि इन केस ऑफ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फॉर ए 6 पोल ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सॉरी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ फॉर ए 6 पोल, अगर 6 पोल की बात करते बट इन डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग, अगर वेव वाइंडिंग दिया हुआ रहता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है A इक्वल टू 4 होता है। तो उस केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हो जाते, 4 हो जाते इन केस ऑफ वेव वाइंडिंग। ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग में A इक्वल टू 2P होता है, तो 12 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। लेकिन अगर वेव वाइंडिंग होता, जैसे यहाँ पे लैप वाइंडिंग दिया हुआ है ना, अगर वेव वाइंडिंग होता तो A बराबर कितना होता है वेव वाइंडिंग केस में, इन केस ऑफ ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग दैट इज A इक्वल टू। ठीक है, चलो ठीक है, होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बने, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होगा तो मोटिवेशन बढ़ेगा, और भी कुछ वीडियो आपके लिए ला पाऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।